कमरे की फिजा खामोश थी। सामने मेज पर ही सुर्ख गुलाबों से सजा एक गुलदान पड़ा था। कमरे में उन्हीं गुलाबों की महक फैली हुई थी। हुमैरा ने एक नजर उठाकर इस आलीशान कमरे को देखा। वो 5 स्टार होटल का एक कमरा था जिसमें इस वक्त वो मौजूद थी, मगर वो अकेली ना थी। कमरे में और अफराद भी मौजूद थे, जिन सब की नजरें इस वक्त हुमैरा पर जिमी थीं। दस्तखत करो हुमैरा, नरम मगर भारी आवाज पर उसने चौंक कर गर्दन मोड़ कर देखा। वो इसके बिल्कुल साथ ही बैठा था, हमेशा की तरह पुरकशिश, हमेशा की तरह वजी। कोट के बटन खोलते हुए वो मुस्कुराते हुए हुमैरा को ही देख रहा था। हुमैरा चंद लम्हे तक उसे देखती रही। इसके चेहरे पर वो सब कुछ था जो किसी खुशकिस्मत इंसान के चेहरे पर होना चाहिए। हर चीज पा लेने की खुशी, ताकत का गुरूर, अपनी दौलत का घमंड। हाँ, वो जिस चीज पर उंगली रखता उसे हासिल कर सकता था। हुमैरा ने अपनी सिसकी को लबों तक दबाया। वो भी तो एक चीज ही थी। इसकी निगाह दोबारा भटककर सामने पड़े निकाहनामे तक जा पड़ी थी। निकाहनामे पर उसका और आलमगीर शाह का नाम दर्ज था। इसे बस दस्तखत करने थे और चंद लम्हों में वो भी उसकी मिरास बन जाती। इसकी दीगर कई जायदादों की तरह हुमैरा अहमद अली भी उसकी जायदाद का हिस्सा बन जाती। हुमैरा के हाथों में लर्जिश उतरने लगी। उसने एक नजर उठाकर सामने लगे दीवार गिर आईने की तरफ देखा। इसमें हुमैरा का अक्स वाज़े नजर आ रहा था। हल्के सब्ज रंग के खूबसूरत लहंगे में वो आसमान से उतरी हुई कोई हूर लग रही थी। उसने अपना मेकअप खुद किया था, लेकिन इसके हसन में इतनी कशिश थी कि उसे मेकअप जैसी किसी चीज की जरूरत नहीं थी। हुमैरा की आंखों का काजल नम पड़ने लगा। जाने वो कितनी देर तक अपने अक्स को देखती रही। गले में पहना हुआ जमुर्द का भारी हार उसे कोई बोझ महसूस हो रहा था। दस्तखत करो बेटी, गवाहान इंतजार कर रहे हैं। मौलवी की आवाज पर हुमैरा एक दफा फिर चौंकी थी। सामने नजर आते अक्स में उसने आखिरी दफा देखा। ये जोड़ा, ये जेवरात, ये सब उसकी हैसियत से बहुत बढ़कर था। लेकिन यहां तक पहुंचना ही तो इसका मकसद था। वो यही तो चाहती थी। सर झटक कर उसने सामने पड़े निकाहनामे पर तेजी से दस्तखत कर दिए। साथ बैठे आलमगीर शाह के लबों पर बड़ी भरपूर मुस्कुराहट फैल गई। आखिरकार आज वो इसकी थी। दोस्त उठ उठकर इसको मुबारकबादें दे रहे थे। मौलवी साहब दोनों को हमेशा खुश रहने की दुआएं दे रहे थे। लेकिन हुमैरा का दिल खाली हो चुका था। जब्त करते करते इसकी रंगत सुर्ख पड़ गई थी। सख्ती से अपनी आंखें मैच कर इसने आंसुओं को आंखों में उमड़ने से रोका। ये तो सिर्फ शुरुआत थी और शुरुआत में ही वो रूकर कमजोर नहीं पड़ना चाहती थी। जो कुछ वो करना चाहती थी, आज उसने उसकी पहली सीढ़ी पर कदम रख दिया था। हुमैरा नहीं जानती थी ये सीढ़ी उसे किस मकाम तक लेकर जाएगी, लेकिन उसकी जिंदगी में अब इस इंतकाम के सिवा और कुछ था ही नहीं। वो इंतकाम जिसे लेने के लिए वो आज आलमगीर शाह की जिंदगी में दाखिल हो गई थी। मौलवी और आलमगीर शाह के दोस्त कमरे से रुखसत हो चुके थे। कमरे की फिजा में आलमगीर शाह के मशहूर परफ्यूम की खुशबू घुली मिली थी। उसने उठकर होटल का दरवाजा बंद किया। किलके की आवाज पर हुमैरा ने बेइख्तियार सर उठाकर देखा। दरवाजा बंद करते हुए वो मुड़कर इसी की समत आ रहा था। इसकी निगाहें जज्बे छिलका रही थीं। हुमैरा की हथेलियों में पसीना उतरने लगा। मैं तब्दील कर लूं, वो यकदम अपने सोफे से उठ खड़ी हुई। मगर इससे पहले कि वो आलमगीर शाह के बराबर में से गुजरती, इसे यकदम अपनी कलाई पर किसी की गिरफ्त का एहसास हुआ था। वो अपनी जगह पर सुआन सी रह गई। उसने ये कैसे सोच लिया कि आज की रात वो वही करेगी जो वो चाहती है। ऐसा मुमकिन नहीं था। आलमगीर शाह जैसा इंसान इसे अपनी मलिका बना चुका था। धीमे से आगे बढ़ते हुमैरा ने बामुश्किल अपनी लड़खड़ाती पलकें उठाईं। वो इसके बिल्कुल सामने खड़ा था। 2 कदम चलकर वो धीरे से इसके करीब हुआ। कहाँ जा रही हो? ठीक से खुद को देख तो लेने दो। इतनी हुसैन दुल्हन है मेरी, अपनी खुशकिस्मती पर रश्क तो कर लेने दो।
आखिरकार आज मैंने तुम्हें पा ही लिया। दोनों हाथों के प्याले में इसका चेहरा थाम कर जरा सा ऊपर की समत उठाते आलमगीर शाह ने गहरी निगाहों से इसका जायजा लिया था। हुमैरा के वजूद में इर्तियाश पैदा हुआ। मैं थक गई हूं, वो दबी हुई आवाज में बोली थी। आलमगीर शाह के लबों की मुस्कुराहट गहरी हुई। उसने अपना और हुमैरा का दरमियानी फासला मजीद खत्म किया। इसकी भारी सांसें हुमैरा के चेहरे से टकराने लगी थीं। हुमैरा का दिल रुकने लगा। अंदर कहीं खतरे की घंटियां बजती हुई महसूस हो रही थीं। कहीं मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी। इसके वजूद में तूफान उठने लगे थे, जिनसे बेखबर आलमगीर शाह उसके सरापे को आंखों के रास्ते दिल में उतार रहा था। ये मैंने तुम्हारे लिए खास जर्मनी से मंगवाया है। इसमें जो पत्थर लगा है वो दुनिया में और कहीं से नहीं मिलता। ये बहुत कीमती है, लेकिन तुमसे ज्यादा नहीं। सुर्ख रंग का खूबसूरत पत्थर जड़ा हार हुमैरा की मखरूती गर्दन में पहनाया। हुमैरा को अपना वजूद किसी पहाड़ तले दबता हुआ महसूस हुआ। वो धीरे से घूमकर इसके अकब में चला गया था और अब बाजुओं में इसको जकड़े धीमी आवाज में सरगोशियां कर रहा था। हुमैरा की आंखों में आंसू जमा होने लगे। ये शख्स जिसकी मजबूत हाथों की गिरफ्त वो अपने वजूद पर महसूस कर रही थी, एक दुनिया का आइडियल था। लड़कियां इसके ख्वाब आंखों में सजाया करती थीं, लेकिन हुमैरा की आंखों में इसके लिए सिर्फ नफरत थी। ऐसी नफरत जिसे वो जाहिर करने पर भी कादिर नहीं थी। सख्ती से अपनी आंखें मींचती हुमैरा ने खुद पर जब्त किया था। अभी नहीं, अभी ये जब्त नहीं टूटना चाहिए। मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी आलमगीर शाह, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह तुमने मुझे बर्बाद किया था। दिल ही दिल में अहद करते वो खुद में सिमटने लगी थी। आलमगीर शाह का लम्स उसके पूरे वजूद को जेनिजेवड़ी जा रहा था और वो मजबूर थी। बिल्कुल इस रात की तरह जब आज से 6 महीने पहले इस तूफानी रात में वो अपने इस छोटे से घर में खड़ी थी। 2 कमरों का छोटा सा मकान तेज बरसती हुई बारिश की जद में था। पूरा घर तारीकी और अंधेरे में डूबा था। सिर्फ बारिश का शोर था। टीन की चादरों से टकराकर बरसने वाली बारिश हुमैरा का दिल दहलाए जा रही थी। इसे इस मौसम से हमेशा खौफ आता था। सुबह मेरा पेपर है और आज ही बारिश होनी थी। बिजली भी बंद हो गई है, अब मैं पढ़ाई कैसे करूं? वो रूहांसी होकर बोली थी। साथ वाली चारपाई पर लेटी नौशीन बेगम ने हमेशा की तरह इसे घूरी से नवाजा। अल्लाह की रहमत को बुरा नहीं कहते, चुपचाप सो जाओ। तुम्हारे बाबा भी आज थके हुए हैं, जल्दी सो गए हैं, शोर मत करो। सुबह फजर के वक्त उठकर पढ़ाई कर लेना। अम्मी की आवाज पर वो करवट बदल कर सोने की कोशिश करने लगी थी, जब ही कमरे में माहीन दाखिल हुई। हुमैरा की बड़ी बहन, वो घर की बड़ी बेटी थी। शक्ल और सूरत में हुमैरा से कम थी, लेकिन पूरा घर इसी ने संभाल रखा था। इसे देखते ही हुमैरा के लबों पर मुस्कुराहट फैल गई। अब ही आकर सो जाएं, आज सुबह से काम में लगी हैं। हुमैरा की बात पर माहीन खामोशी से इसके साथ आकर लेट गई थी। बहुत तेज बारिश हो रही है, पता नहीं क्यों मेरा दिल हौल रहा है। माहीन की आवाज पर हुमैरा का दिल जोर से धड़क उठा था। यही कुछ तो वो भी महसूस कर रही थी। ना चाहते हुए भी वो दोनों सोने की कोशिश करने लगीं, लेकिन बामुश्किल चंद ही घंटे गुजरे थे जब सुलेमान साहिब की दर्द में डूबी आवाजों पर वो दोनों ही हड़बड़ा कर उठ बैठी। बाहर बरसती बारिश में कोई कमी नहीं आई थी, लेकिन अंदर का मंजर मुकम्मल तौर पर तब्दील हो चुका था। सुलेमान साहिब सीने पर हाथ रखकर बुरी तरह से करा रहे थे। उनका रंग नीला पड़ रहा था। बाबा जान, क्या हो गया आपको? हुमैरा घबरा कर उनके पास गई थी। सुलेमान साहिब की तबीयत लम्हा बालम्हा बिगड़ रही थी। चेहरे से ही लग रहा था कि उन्हें दिल का शदीद दौरा पड़ा है। हुमैरा के कदमों तले से जमीन निकल गई। सुलेमान साहिब को पहले भी 2 मर्तबा दिल का दौरा पड़ चुका था। तीसरी मर्तबा दिल का दौरा पड़ने का मतलब साफ था। उनके पास वक्त बहुत कम था। वो अंधाधुंध कमरे से बाहर की समत भागी, मगर कमरे के दरवाजे और मैन गेट तक का दरमियानी फासिला उबूर करने से पहले ही वो बुरी तरह से भीग चुकी थी। बरसती बारिश ने एक लम्हे के लिए भी इस पर तरस न खाया था। दरवाजा खोलकर वो बाहर सड़क पर निकल आए। उस वक्त किसी सवारी का मिलना नामुमकिन था।
वो उल्टे कदमों वापस अंदर की समत भागी। सुलेमान साहिब की हालत गैर हो रही थी। बाबा जान प्लीज हमें छोड़कर मत जाएं, वो बुरी तरह से तड़प कर रो पड़ी थी। मैं कोई रिक्शा लेकर आती हूँ। माहीन चादर उठाकर कमरे से बाहर निकलने लगी थी, लेकिन इससे पहले कि वो दहलीज उबूर करती, सीने को थामे सुलेमान साहिब का हाथ एक तरफ को लड़खड़ा गया। अगले ही लम्हे उनकी आंखें बेनूर हो चुकी थीं। कमरे में एक पल के लिए गहरा सन्नाटा छा गया। सुलेमान साहिब मर चुके थे। हुमैरा ने बेयकीनी से बाप के ठंडे पड़ते वजूद को देखा। इसे लगा इसके ऊपर सातों आसमान टूटकर आन गिरे हों। उम्र के 19वीं बरस में इसे इतना बड़ा सदमा देखने को मिलेगा, इस बात का उसे कोई अंदाजा नहीं था। दोनों हाथों में सुलेमान साहिब का हाथ थाम कर वो फूट फूट कर रोने लगी थी। बाहर बरसती बारिश में कोई कमी नहीं आई थी, न ही आसमान को उन पर कोई रहम आया था। सुबह तक सारे मोहल्ले को खबर हो चुकी थी। 10 बजे के करीब सुलेमान साहिब को दफन कर दिया गया। चंद गिने चने रिश्तेदार अफसोस करने के लिए आए थे। जनाजा होते ही सब अपने अपने घरों को निकल गए। अब क्या होगा? तुम्हारे बाबा की आमदनी पहले ही कम थी, घर में कोई पैसा नहीं है, ये मकान भी किराए का है, चंद दिन से ज्यादा का राशन नहीं है घर में। नौशीन बेगम दोपट्टा मुंह पर डालकर फूट फूट कर रोने लगी थी। हुमैरा की रंगत सुर्ख पड़ गई, जो इतनी देर से वो खुद पर जब्त किए बैठी थी। वो हमेशा से ही डरपोक थी, मुश्किल हालात को देखकर घबराकर हमेशा ही मां के पलों में छप जाया करती थी। मगर आज तो मां भी सदमे से बेहाल थी। अब फिक्र मत करें उम्मी, मैं कोई नौकरी ढूंढ लूंगी। माहीन की संजीदा आवाज पर हुमैरा ने चौंक कर उसकी समत देखा था और माहीन ने वाकई जो कहा वो करके दिखाया था। चंद ही दिनों के बाद इसने किसी अच्छी कंपनी में मुलाजमत कर ली थी। माहीन की तनख्वाह अच्छी थी, घर का गुजारा होने लगा। मगर हुमैरा हैरान होती थी। दफ्तर से आकर माहीन अक्सर चुपचाप लेट जाया करती थी। मुसलसल इस्तिरारी अंदाज में वो अक्सर अपनी उंगलियां चटकाया करती। इसकी भूरी आंखों में हमेशा परेशानी ही रहती। क्या बात है आपी, आप इतना परेशान क्यों रहती हैं? कॉलेज से आकर अपना बैग मेज पर रखते इसने माहीन को देखा था, जो कि इतनी देर से दीवार के साथ टेक लगाए बैठी थी। हुमैरा की बात पर माहीन यूं घबरा कर उठी जैसे न जाने हुमैरा ने क्या बात कह दी हो। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, आज मुझे कंपनी की तरफ से एक डिनर पर जाना है, वो तेजी से कहते हुए कमरे से बाहर निकल गई थी। हुमैरा को हैरत हुई। बड़ी बड़ी सब्ज आंखों में एक पल के लिए सोच उभरी। ओनी में जकड़े बालों को खोलकर आजाद करते वो वहीं पलंग पर बैठ गई थी। बस जैसे ही तालीम मुकम्मल होगी मैं भी कहीं नौकरी कर लूंगी। आपी बिलावजा परेशान हो जाती हैं, थक जाती हैं। वो अपनी सफेद मखरूती उंगलियों को हल्का हल्का दबाते दिल ही दिल में अहद कर रही थी, लेकिन इसकी नौबत ही ना आई। माहीन 4 बजे तैयार होकर कंपनी की आई हुई गाड़ी में बैठकर चली गई थी। उसने 11 बजे तक वापसी का कहा था। हुमैरा इसके इंतजार में जाग रही थी। 11 के बाद 12 बजे और रात का 1 बज गया। हुमैरा के वजूद में लर्जिश उतरने लगी। शायद रात 2 बजे का वक्त था जब दरवाजा बुरी तरह से धड़धड़ाया गया। हुमैरा की आंखें हैरत से फैल गईं। ये दरवाजा बजाने का अंदाज माहीन का ना था। सर पर चादर ओढ़ते वो तेजी से लपक कर दरवाजे तक आई थी। कपकपाते हाथों से दरवाजा खोलते इसके लबों से एक चीख निकल कर रह गई। सामने माहीन खड़ी थी। इसका दोपट्टा नदारद था, बाल बिखरे हुए, दायां होंठ का किनारा सूजा हुआ था। इसके जिस्म पर जाबजा सुर्ख निशानात थे। हुमैरा का दिल धक से रह गया। वो किसी बेजान लाश की तरह अंदर आई थी। क्या हुआ आपी? हुमैरा ने हजार खदशों के तहत बामुश्किल इसका कंधा पकड़ा था। माहीन ने मोड़कर किसी बेजान मूर्ति की तरह हुमैरा को देखा। हुमैरा को यूं लगा जैसे वो जमीन के अंदर धंस जाएगी। माहीन का चेहरा वो सब कुछ बता रहा था जो वो अपने मुंह से कहने के काबिल नहीं थी। हुमैरा ने आगे बढ़कर उसे दोनों कंधों से थामना चाहा, लेकिन अगले ही लम्हे वो धड़ाम से जमीन पर आ गिरी थी। हुमैरा के लबों से घटी घटी सी चीख निकल गई।
सब्ज आंखों में हैरत के साथ साथ आंसू जमा हुए। उसने यकदम नीचे झुककर माहीन को उठाना चाहा, लेकिन इसके चेहरे पर निगाह पड़ते ही हुमैरा साकित रह गई थी। माहीन के मुंह से झाग बह रहा था, इसका जिस्म अकड़ रहा था, रंगत नीली पड़ रही थी। हुमैरा का दिल रुकने लगा। यही मंजर, मौत का यही मंजर उसने पहले भी देखा था। सुलेमान साहिब के मरते वक्त तो क्या माहीन भी। हुमैरा के लबों से एक दिल दोज चीख निकली। अंदर से नौशीन बेगम भी निकलकर बाहर आ गई थी। माहीन वो बेबस की तरह तड़प रही थी। इसकी हालत बहुत कुछ कह रही थी। हुमैरा का दिल डूबने लगा। अंदर कहीं वो जानती थी अब क्या होगा। डॉक्टर को लेकर आओ हुमैरा, या किसी रिक्शे को लाओ, इसे अस्पताल ले जाएं, नौशीन बेगम ने डूबती हुई आवाज में कहा था। हुमैरा बामुश्किल अपनी जगह से उठी, मगर उसके कदम मन भर के हो रहे थे। इसकी सब्ज आंखें माहीन के तड़पते हुए वजूद पर जिमी थीं। इसके अंदर कोई चला चला कर कह रहा था, कोई फायदा नहीं डॉक्टर को बुलाने का, देर हो चुकी थी, और वाकई देर तो हो गई थी। माहीन ने एक आखिरी बार हुमैरा को देखा। मेरी कंपनी का मालिक। इसके लबों से चंद टूटे हुए अल्फाज निकले और अगले ही लम्हे वो साकित हो गई। हुमैरा के अंदर छनाके से कोई चीज टूट गई। वो बेइख्तियार लड़खड़ा कर 2 कदम पीछे हटी। नौशीन बेगम धाड़े मार मार कर रो रही थी, मगर हुमैरा वो किसी खामोश बुत की तरह यकटुक माहीन पर निगाहें जमाए खड़ी थी। इसकी आंख से एक आंसू भी ना टपका। पहले सुलेमान साहिब और फिर माहीन की इतनी अचानक मौत पर उनका घर खाली हो गया था। सुलेमान साहिब की मौत कुदरत की तरफ से थी, लेकिन ये मौत ये किसी की दी हुई थी। माहीन के साथ जो कुछ हुआ था उसका चेहरा और जिस्म के निशानात बता रहे थे, और ये करने वाला कोई और नहीं, इसकी कंपनी का मालिक था। हुमैरा के अंदर इश्तियाल की एक लहर जागी। बेबसी से इसका वजूद लरजने लगा, मगर वो कुछ नहीं कर सकती थी। दोनों हाथों में चेहरा छुपाकर वो फूट फूट कर रोने लगी। माहीन को खामोशी से अगले दिन दफन कर दिया गया। इसकी मौत जहर खाने की वजह से हुई थी। इसे खुदकशी करार दिया गया था। मोहल्ले में चामैगोइयां बढ़ गई थीं। वो घराना जिसे इज्जत से देखा जाता था, अब सब उन्हें शक व शुबा की निगाह से देखते थे। जिंदगी पहले ही मुश्किल थी, अब मजीद मुश्किल तरीन हो गई। जरूरत के लिए भी घर से बाहर निकलना मुहाल हो गया। मोहल्ले की औरतें जगह जगह उन लोगों के मुतालिक बात करने लगी थीं। ये सारी बातें हुमैरा और नौशीन बेगम तक पहुंच रही थीं। एक जवान बेटी मर चुकी थी और दूसरी जवान बेटी दहलीज पर बैठी थी। ना चाहते हुए भी नौशीन बेगम ने किराए का वो मकान छोड़कर कहीं और जगह ले ली थी। मकान तो ये भी किराए का था और हालत पहले वाले से भी खस्ता थी, मगर कम से कम यहां उन्हें रोता देखकर कोई पूछने नहीं आता था। नौशीन बेगम ने जैसे सब्र की चादर को ओढ़ लिया था, और हुमैरा वो घंटों घंटों एक ही पोजीशन में बैठे न जाने क्या सोचती रहती। आंखें किसी गैर मरी नुक्ते पर जमाए, इसके लंबे बाल शानों पर बिखरे रहते। सब्ज आंखें आंसू से खाली रहती, मगर उसके अंदर आतिश उबल रहे थे। वो इंतकाम की आग में पागल हो रही थी। इस शख्स का इंतकाम जिसने इसकी बहन को कब्र की नम मिट्टी तले सुला दिया था, जिसकी वजह से वो कुछ न करके लोगों की नजरों में मशकूक ठहरी थी। वो इंतजार कर रही थी कुछ वक्त गुजरने का, और माहीन की मौत के सिर्फ 1 महीने बाद ही वो इंतहाई पर एतमाद अंदाज में अपने घर से निकल आई थी। सिया रंग का खूबसूरत जोड़ा पहने से पता था वो बेहद हुसैन लग रही है। इसे कहाँ जाना था और क्या करना था, वो इस बात से वाकिफ थी। रिक्शे वाले को पैसे देकर पीछे मुड़ते इसने इस शानदार इमारत को देखा। हुमैरा के लबों पर एक तंजिया मुस्कुराहट बखर गई थी। हम लोगों की जिंदगी बर्बाद करके कितने मजे से खुश हो तुम लोग, लेकिन मैं तुम्हें ज्यादा देर तक खुश नहीं रहने दूंगी। आंखों में उतरती नमी को छुपाए वो खुद पर जब्त करती कंपनी के अंदर चली आई थी। ये आलमगीर शाह की कंपनी थी, वही कंपनी जहां माहीन काम किया करती थी। हुमैरा जानती थी उसे क्या करना है। मुख्तलिफ राहदारियों में से गुजरते वो सीधा सीईओ के कमरे के सामने आकर खड़ी हो गई थी। मुआफ कीजिए मोहतरमा, आपको कहाँ जाना है? सेक्रेटरी की आवाज पर वो चौंक कर मुड़ी। आलमगीर शाह के साथ मेरी मुलाकात है।
उन्होंने ही मुझे यहाँ पर बुलाया है। पूरे पर एतमाद अंदाज में झूठ बोलते इसने सेक्रेटरी की आंखों में आंखें डालकर कहा था। सेक्रेटरी के चेहरे पर उलझन उभरी। मैं इनसे तस्दीक कर लेती हूँ, सेक्रेटरी ने उलझन भरे अंदाज में कहते साथ बड़े फोन का क्रेडिट उठाया, लेकिन हुमैरा ने एकदम उसके हाथ से फोन लेकर वापस रखा। मेरी और उनकी जाती मुलाकात तस्दीक करने के लिए पूछोगी तो उन्हें बुरा लग जाएगा। क्यों अपनी नौकरी के पीछे पड़ी हो? हुमैरा ने अपने लहजे को खतरनाक हद तक संजीदा बना लिया था। सेक्रेटरी के चेहरे पर खौफ का तस्सुर उभरा। उसने हैरत से अपने सामने खड़ी इस बामुश्किल 20 साला लड़की को देखा जो हसन में यकता थी। बड़ी बड़ी सब्ज आंखें, सुर्ख लब और कमर के नीचे तक आते गहरे भूरे बाल। अगले ही पिल सेक्रेटरी ने सर हिला दिया। वो जितनी हुसैन थी, यकीनन इसका उसके मालिक के साथ कोई न कोई ताल्लुक जरूर हो सकता था। उसका मालिक हुसैन चीजों का दिलदादा था। खामोशी से एक तरफ होते सेक्रेटरी ने इसे अंदर जाने का इशारा कर दिया था। हाथों में उतरती लर्जिश पर काबू पाते हुमैरा ने मोड़कर इस कमरे की तरफ देखा जिसके दूसरी तरफ वो शख्स मौजूद था जिससे इसे इंतहाई नफरत थी। गहरी सांस लेते वो दरवाजा खोलकर तेजी से अंदर दाखिल हुई थी। ये आलमगीर शाह का कमरा था। ताकत और दौलत के गुरूर में डूबे इस शख्स का कमरा, जिसका नाम इस शहर की हर अखबार में शाये होता था। इस एक महीने में हुमैरा ने अपनी तहकीक मुकम्मल कर ली थी। वो सिर्फ 28 साल का था, लेकिन वो अरबों रुपए के एक बिजनेस एम्पायर का मालिक था। लोग इससे डरते थे, लेकिन इसी हिसाब से इससे मोहब्बत भी करते थे। इसकी मकबूलियत का ग्राफ बहुत बुलंद था, मगर हुमैरा की नजरों में वो सिर्फ एक मुजरिम ही था। अंदर दाखिल होते ही हुमैरा ने सर उठाया और अगले ही लम्हे वो मुंजमद रह गई। वो सामने कहीं कुर्सी या सोफे पर नहीं बैठा था, बल्कि वो दरवाजे के ऐन सामने खड़ा था। इससे बामुश्किल 2 कदम के फासले पर अपनी गहरी मकनातीसी निगाहें हुमैरा पर जमाए। हुमैरा को अपना सांस रुकता हुआ महसूस हुआ। सारी बहादुरी, सारी खुद एतमादी हुआ हो गई। वो यहां क्यों आई थी उसे ये तक भूलने लगा। इसके सामने खड़ा हुआ शख्स वजी इतना था। वैसे किसी के कमरे में दाखिल होने से पहले दरवाजा खटखटाया जाता है ना, और जहां तक मेरा ख्याल है मैं आपको जानता नहीं हूं कि आप इतनी बेतकल्लुफी से बगैर बताए मेरे कमरे में चली आए। ठीक है। दोनों हाथ पेंट की जेबों में डाले सामने खड़े इस शख्स ने दिलचस्पी से हुमैरा का जायजा लिया था। हुमैरा को अपनी रंगत सुर्ख पड़ती हुई महसूस हुई। सब्ज आंखों में बेचैनी उतरी। उसने बेइख्तियार सर झुकाकर अपने लब काटे थे। इसे अपना वजूद सर्द पड़ता हुआ महसूस हो रहा था। जो कुछ वो सोच कर आई थी वो सब कुछ कहीं गुम होने लगा। अब अंदर आ ही गई हैं तो आकर बैठ जाए। वैसे इस तरह झूठ बोलकर अंदर आना बिल्कुल अच्छी बात नहीं थी। आपको कोई काम चाहिए थी तो अब सेक्रेटरी को बता देती, वो संजीदगी से कहता 2 कदम पीछे हुआ था। हुमैरा को अपने ऊपर घड़ों पानी पड़ता महसूस हुआ। वो उसकी और सेक्रेटरी की सारी गुफ्तगू सुन चुका था। मुझे नौकरी चाहिए, टूटे फूटे जुमलों में उसने बामुश्किल अपनी बात पूरी की थी। वो यहाँ किसी नफरत के जज्बे के तहत आई थी। इसे यहाँ आकर क्या कुछ कहना था वो सब कुछ भूल गई थी। अपनी कुर्सी की तरफ मुड़ते आलमगीर शाह ने एक नजर मोड़कर इस लड़की को देखा। इसके चेहरे पर एक दिलचस्पी भरा तासुर बखर गया था। एक लम्हे के लिए इसने सर से लेकर पांव तक इस लड़की का जायजा लिया। वो धीरे धीरे लरज रही थी। आलमगीर शाह की नजरों से ये बात छपी न रह सकी। उसने बामुश्किल अपने लबों पर उमड़ती मुस्कुराहट को रोका था। वो बार बार अपने चेहरे पर आने वाले बालों को कान के पीछे उड़स रही थी। कभी चादर को दुरुस्त करती, कभी बैग की पट्टी को कंधे पर रखती। वो बुरी तरह से नर्वस थी। आलमगीर शाह ने बामुश्किल अपनी निगाहें इस पर से हटाई। जी बिल्कुल, मुझे अंदाजा हो गया था कि आपको नौकरी चाहिए, इसीलिए इतनी दलेर से मेरे कमरे में आ गई। पर एतमाद अंदाज में अब वो मोड़कर अपनी कुर्सी पर बैठ गया था। इसकी शख्सियत का फसून पूरे कमरे में छाता हुआ महसूस हुआ। हुमैरा की धड़कन मुंतशिर हो रही थी। क्या काबिलियत है आपकी? अब से पहले अपने कहीं नौकरी की है, और नौकरी की इतनी ज्यादा जरूरत क्यों है?
अब की बार वो बोला तो उसकी आवाज संजीदा थी। हुमैरा ने बामुश्किल खुद पर काबू पाया। लरजती पलकें उठाकर इसने सामने देखा। ऊंची बैक वाली कुर्सी के साथ टेक लगाए इसे ही देख रहा था। इसके दाएं हाथ में रोलेक्स की घड़ी थी। उसने अपनी आस्तीन कोहनियों तक फोल्ड की हुई थी। शर्ट के ऊपर भी 2 बटन खुले थे। शायद इसे गर्मी ज्यादा लगती थी। हुमैरा को अंदाजा हुआ। गहरी सांस लेकर खुद पर काबू पाते वो 2 कदम चलकर उसकी मेज के नजदीक आई थी। मेरे वालिदैन बीमार हैं। मेरा छोटा भाई है जिसके स्कूल की फीस अदा करने के लिए हमारे पास पैसे नहीं। पिछले 3 रोज से हमारे घर में फाके हो रहे हैं, इसीलिए मुझे नौकरी की अशद जरूरत है। वो रटे जुमले किसी मशीन की तरह बोलती चली गई। सामने बैठे आलमगीर शाह के चेहरे पर एकदम तासुफ फैला। लेकिन तुम्हारी पढ़ाई, मुझे नहीं लगता कि अब तक तुम्हारी पढ़ाई मुकम्मल हो गई है। फिर नौकरी के साथ पढ़ाई कैसे करोगी? वो बागौर उसे देखते हुए बोला था। हुमैरा के लिए मजीद झूठ बोलना मुश्किल हुआ। इसकी टांगें जवाब देने लगी थीं। क्या मैं यहां बैठ जाऊं? क्या अब खड़े खड़े मेरा सारा इंटरव्यू लेंगे? अचानक वो बेचारगी से बोल उठी थी। आलमगीर शाह चौंका। इस लड़की में कुछ था जो किल्क कर रहा था। जी बिल्कुल, आप बैठ सकती हैं। मेरे कमरे में आ गई तो बैठने के लिए मेरी इजाजत लेने की क्यों जरूरत पड़ गई? वो मुस्कुराहट लबों में दबाते हुए बोला था। उसकी पर इश्तियाक निगाहें अपने वजूद पर जिमी देखकर हुमैरा सर से लेकर पांव तक सुलग उठी थी। उन्हीं अदाओं से कायल किया होगा मेरी मासूम बहन को। माहीन का ख्याल आते ही इसके रग ओपे में नफरत दौड़ने लगी थी। सारा खौफ पिल भर में जायल हुआ। अगले ही लम्हे वो सर उठाकर मजबूत कदमों से चलती उसके सामने रखी कुर्सी पर जाकर बैठ गई थी। जी हां, मेरी तालीम अभी अधूरी है। जब घर में खाने पीने के लाले पड़े हों तो तालीम पूरी करना किसे याद रहता है? आप मुझे अपने दफ्तर के किसी काम के लिए रख ले। अपने जाती आदमी आजाती औरत के तौर पर काफी बनाने, फाइलें सीट करने जैसा कोई भी छोटा मोटा काम। अगर आपको लगता है कि मैं दफ्तर का बाकी कोई और काम नहीं कर सकती तो। वो रवानी से बोलती गई थी। इसकी बड़ी बड़ी सब्ज आंखों में बेचैनी थी। आलमगीर शाह ने बागौर अपने सामने बैठी इस लड़की को देखा जो मुसलसल अपनी हथेलियां मसल रही थी। ओ, मैं समझ सकता हूं। मेरे पास भी अलहाल तो कोई जगह खाली नहीं है। कुछ महीने पहले दफ्तर की एक लड़की की अचानक मौत हो गई थी, तो हमने इसकी जगह पर भी नई भर्ती कर ली है। वो मसरूफ अंदाज में बोला था। हुमैरा को अपनी रगों में खून उबलता हुआ महसूस हुआ। कितने आम से अंदाज में माहीन का जिक्र कर रहा था, जबकि मारने वाला भी वो खुद था। इसी कंपनी का मालिक। यही तो कहा था माहीन ने मरने से पहले। हुमैरा ने बामुश्किल नफरत को अपने चेहरे पर उमड़ने से रोका। सामने बैठा आलमगीर शाह लैपटॉप खोले इसमें कुछ सर्च कर रहा था। कुछ देर बाद वो बोला तो इसका अंदाज पेशा वराना था। ठीक है, आज से आप मेरी जाती मुआविन होंगी। मेरी जाती मुआविन? याद रहे कि आपका काम सेक्रेटरी वाला नहीं है। आप मेरे दफ्तर में रहेंगी, कॉफी बनाएंगी, मीटिंग्स के दौरान मैंने क्या पहनना है वो इंतजाम करेंगी। ग्राहकों के आने पर दफ्तर का माहौल अच्छा रहे, इस बात को यकीनी बनाएंगी। और बाकी हर वो काम जो मेरी जात से जड़ा है वो सब आप करेंगी। क्या आपको मंजूर है? वो बागौर उसकी आंखों में झांक कर बोला था। हुमैरा को सांस लेना मुश्किल हुआ। सारा दिन इसी शख्स के साथ रहना पड़ेगा। इसकी सांसें रुकने लगे, लेकिन वो यही तो चाहती थी। यही करने के लिए तो वो यहां आई थी। जल्दी से हाँ में सर हिलाते इसने रजामंदी जाहिर कर दी थी। ठीक है, अब कल से शामिल हो जाएं। अब की बार वो कुर्सी के साथ टेक लगाते हुए बोला था। इसकी निगाहें मुसलसल हुमैरा पर जिमी थीं। शुक्रिया। वो तेजी से उठ खड़ी हुई थी। अब इस शख्स के सामने वो ज्यादा देर नहीं बैठ सकती थी। उसे अपना वजूद मोम की तरह पिघलता हुआ महसूस हो रहा था। तेजी से मुड़ते वो उल्टे कदमों दरवाजे तक आए। सिया रंग अच्छा लगता है आप पर। ये रंग मुझे बहुत पसंद है। अपने हुक्म में उसकी आवाज सुनते हुमैरा का दिल धक से रह गया था। लेकिन अगले ही लम्हे वो दरवाजा खोलकर बाहर निकल आई थी।
उसका सांस बेकाबू हो रहा था। अंदर मौजूद इस शानदार शख्सियत वाले शख्स से वो इंतकाम कैसे लेगी? हुमैरा को अपने इरादे कमजोर पड़ते हुए महसूस होने लगे थे। सर झटकुते वो तेजी से इस बड़ी सी इमारत से बाहर निकल आई थी। इसे कल नौकरी पर जाना था, अपने इंतकाम की पहली सीढ़ी पर कदम रखना था, और अब वो कमजोर नहीं पड़ेगी, उसने दिल ही दिल में अहद कर लिया था। अगली सुबह वो अपने वक्त पर तैयार होकर दफ्तर पहुंच गई थी, लेकिन दस्तक देकर अंदर दाखिल होते ही हुमैरा का रंग उड़ा। वो सामने मेज के इस पार खड़ा था और उसके चेहरे पर शदीद बेरहमी फैली थी। मेज के ऊपर मुख्तलिफ फाइलें, कल का इस्तेमाल हुआ काफी का मग और हर चीज बेतरतीबी से बिखरी हुई थी। हुमैरा ने बामुश्किल थोक निगला, मोहतरमा हुमैरा, मैंने आपको कल भी कहा था कि इस तरह काम। आपकी जिम्मेदारी है कि मेरे दफ्तर में दाखिल होने से पहले दफ्तर में तरतीब नजर आए। मैं सफाई वाले से ये सब नहीं करवा सकता क्योंकि वो पढ़े लिखे लोग नहीं होते। आपको पता है कि ये कितने जरूरी दस्तावेजात हैं। एक भी गायब हो गया तो मेरी कंपनी को कितना नुकसान होगा। आप अपनी नौकरी अगर कर नहीं सकती तो मुझे अभी बता दें। इसके संजीदा सख्त लहजे पर हुमैरा के कदमों तले से जमीन निकली थी। मैं अभी करती हूं जनाब, तेजी से बोलते वो बैग सोफे पर रखकर फाइलें समेटने लगी थी। इसके साथ साथ वो खुद भी मेज पर बिखरी चीजें समेट रहा था। हुमैरा के हाथों में लर्जिश उतरने लगी। माहीन का मुर्दा चेहरा उसकी निगाहों के आगे घूम रहा था। ठीक है, आराम से, इतनी भी जल्दी नहीं है। अब देर हो ही गई है तो इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसकी नर्म आवाज पर हुमैरा चौंक कर मुड़ी थी। वो परशौक निगाहों से इसे ही देख रहा था। वो जो सुर्ख रंग के सादा से लिबास में मलबूस थी, घबरा कर अपने सर पर दोपट्टा दुरुस्त करने लगी थी। मैं कोशिश करूंगी कि कल वक्त से आ जाऊं, वो धीमे लहजे में बोली थी। हालांकि दिल चाह रहा था सामने पड़ा हुआ गुलदान उठाकर इस शख्स के सर में दे मारे और इसका किस्सा ही खत्म कर दे। जवाबा वो धीरे से सर हिलाकर बोला, हाँ बिल्कुल आना ही पड़ेगा। मुझसे पहले आकर ये सारा काम ठीक कर दीजिएगा, वरना अब दफ्तर में किसी से भी पूछ सकती हैं कि बेतरतीबी से मुझे कितनी सख्त चढ़ है। और कामचोर मुलाजमीन को तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता। अपनी कुर्सी पर बैठकर अब वो अपना लैपटॉप खोल रहा था। हुमैरा का खून खोलने लगा। हाथ में पकड़ी फाइल दराज में पटककर उसने दराज बंद किया और तेजी से दरवाजे की समत जाने के लिए पलटी थी। अब कहाँ जा रही हैं आप? जरा मेरे लिए काफी ले आएं, दो टोक अंदाज में वो हुक्म सादिर कर रहा था। हुमैरा ने मुड़कर उसे देखा। वो बिल्कुल भी उसकी जानिब मुतवज्जे नहीं था। लैपटॉप की स्क्रीन को देख रहा था। अपने अंदर के जज्बात पर काबू पाते इसने आहिस्तगी से सर हिलाया और कमरे से बाहर निकल आई थी। बाहर आते ही इसका दिल चाहा इस कंपनी और आलमगीर शाह पर लानत भेजकर यहां से चली जाए, लेकिन अभी तो इसका इंतकाम शुरू हुआ था। इसकी काफी लेकर वो वापस कमरे में आई तो वो किसी चेक के ऊपर दस्तखत कर रहा था। जनाब आपकी काफी, उसने आहिस्तगी से कहकर काफी आलमगीर शाह के सामने रखी। उसने सर हिलाकर एक चेक हुमैरा की तरफ बढ़ा दिया था। ये आपकी पेशगी तनख्वाह है। अपने भाई की फीस अदा कर देना और अपने वालिदैन के इलाज के लिए दवाइयां ले आना। ये तनख्वाह मेरी तरफ से एक तोहफा है। हुमैरा ने बेयकीनी से सामने पड़े चेक पर देखा जिस पर एक खतीर रकम लिखी हुई थी। इसकी तालीमी काबिलियत और उम्र के लिहाज से ये तनख्वाह बहुत ज्यादा थी। हुमैरा ने बेयकीनी से सर उठाकर इस शख्स को देखा जो मजबूती से लबों पर हाथ रखे अब उसे ही देख रहा था। शुक्रिया, मगर मुझे इसकी जरूरत नहीं है। वक्त आने पर ही मैं तनख्वाह लूंगी, दुरुस्त लहजे में कहकर उसने चेक वापस करना चाहा, मगर आलमगीर शाह ने दिलचस्पी से उसे देखा था। मुझे पता है कि ये नौकरी अपने जरूरत के तहत की है। अब छोटा भाई पढ़ नहीं रहा और वालिदैन बीमार हैं तो पैसों की जरूरत तो होगी ना। अगर आप नहीं लेगी तो मैं ये रकम आपके घर भिजवा दूंगा, वो परसोच अंदाज में इसे देखते कह रहा था। हुमैरा को खतरा महसूस हुआ। अगर ये घर चला गया तो कहीं इसे हकीकत पता ना चल जाए कि मैं कौन हूं। उसने घबरा कर जल्दी से सामने पड़ा चेक उठाया।
नहीं जनाब, उसकी जरूरत नहीं है। आपका बहुत शुक्रिया। चेक को मुट्ठी में दबाते वो तेजी से कमरे से बाहर निकल आई थी। उसका सांस मुतज़लज़ल था। पता नहीं क्यों उसे आलमगीर शाह की निगाहें एक्सरे करती हुई महसूस हो रही थीं। 5 बजे तक हुमैरा ने पक्का इरादा कर लिया था कि कल वो इससे पहले आकर अपने सारे काम मुकम्मल कर लेगी ताकि बाद में इसे सिर्फ दफ्तरी काम करना पड़े और मुसलसल आलमगीर शाह की नज़रों के सामने न आना पड़े। इसीलिए अगली सुबह वो 7 बजे से भी कुछ पहले घर से निकल आई। तेज तेज कदम उठाते वो कंपनी के अंदर दाखिल हो गई थी। आलमगीर के दफ्तर का दरवाजा खोलकर वो अंदर दाखिल हुई और अगले ही पल इसका दिल धक से रह गया। वो सामने अपनी कुर्सी पर बैठा था, लबों में मुस्कुराहट छुपाए गहरी निगाहों से दरवाजे की समत देख रहा था। आज भी देर से? मैंने आपसे कहा भी था जल्दी आइएगा, वो मुस्कुराते हुए लहजे में जैसे इसे झुकाकर बात कर रहा था। हुमैरा का दिल चाहा जाकरास का सर फाड़ दे। इस शख्स की वजह से वो अपनी नींद पूरी किए बगैर ही आ गई थी। खाली पेट में चूहे दौड़ रहे थे और ये अभी भी कह रहा था कि वो देर से है। क्या ये शख्स अपने घर जाता भी था या यही दफ्तर में ही दिन रात गुजारता था? हुमैरा ने बेबसी से आलमगीर शाह को देखा। इसकी बड़ी बड़ी सब्ज आंखों में नमी उतरने लगी। आलमगीर शाह को ये मंजर बहुत दिलचस्प लगा। एक नजर उसे देखने के लिए ही तो वो पिछले आधे घंटे से यहां दफ्तर में आकर बैठा हुआ था। वो सारा दिन उसकी बातें नहीं सुन सकती थी, इसलिए एकदम इसने फैसला कर लिया। सीधे खड़े खड़े अचानक ही वो जरा सा नीचे झुकी। दरअसल जनाब, मेरे पांव में मोच आ गई थी। बहुत मुश्किल से चलते हुए यहां तक आई हूं। लहजे में दुनिया भर की बेचारगी समोए इसने आलमगीर शाह की तरफ देखकर कहा था। आलमगीर शाह ने बामुश्किल अपनी हंसी को रोका। ओ वाकई कहाँ मोच आई? वो अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ था। इसके चेहरे पर संजीदगी थी। हुमैरा ने शुक्र का सांस लिया। मेज के पास से गुजरते आलमगीर शाह ने लैपटॉप नीचे करके इसकी स्क्रीन बंद कर दी थी, जहां कंपनी की हर जगह पर लगा हुआ सीसीटीवी कैमरा इसे कुछ देर पहले अंदर आती हुमैरा की तस्वीरें दिखा चुका था। मैं कुछ देर आराम करूंगी तो मोच ठीक हो जाएगी। दाएं वाले पांव में आई है, वो सोचे समझे बगैर जो मुंह में आया वो कहती जा रही थी। पूरी कोशिश थी कि सामने मौजूद ये शख्स उसे घूरना बंद करे। इसकी निगाहें इसे बुरी तरह से बेचैन कर रही थीं। आलमगीर शाह ने लब भींचकर अपनी मुस्कुराहट को रोका। ये लड़की उसे मुस्कुराने पर मजबूर करती थी। नजरों के रास्ते वो सीधा इसके दिल में उतरती थी। वो जानता था उसकी निगाहें लड़की को परेशान करती हैं, लेकिन वो मजबूर था। आज तक इसे मुखालिफ जिन्स में कभी इतनी दिलचस्पी महसूस नहीं हुई थी। मुझे अपना पाँव दिखाएं प्लीज। इस मोच के साथ अब पूरा दिन तो नहीं रह सकती। मैं मोच निकाल देता हूं या फिर किसी डॉक्टर को बुला देता हूं। धीरे से इसके सामने पंजों के बिल झुकता हुआ बोला था। हुमैरा घबरा कर एक कदम पीछे हटी। इसके गाल सुर्ख पड़ गए। नहीं नहीं, अब हाथ मत लगाएं, मैं बिल्कुल ठीक हूं, इसने घबरा कर कहा था। आलमगीर शाह की मुस्कुराहट गहरी हुई। अरे ठीक कैसे हैं आप यहां बैठें। उसने घूमने वाली कुर्सी घसीटकर उसके सामने की थी। दोनों कंधों से हुमैरा को थामकर उसे कुर्सी पर बिठाते वो उसके पांव पर झुका था। हुमैरा को अपना सांस लेना मुश्किल हुआ। पकड़े जाने के ख्याल से इसने अपनी आंखें मैच ले। चंद लम्हे तक उसके पांव का मुआयना करने के बाद आलमगीर शाह ने सर उठाया। बहुत बुरी मोच आई है। आज तो पूरा दिन आपको कोई काम नहीं करना चाहिए। आप ऐसा करें, मेरे सामने बैठ जाएं। मुझे जो कोई कागजी काम करवाना होगा वो मैं अब से करवाता रहूंगा। गहरे लहजे में कहते वो उसकी कुर्सी धकेल कर अपनी मेज के सामने कर रहा था। हुमैरा ने दिल ही दिल में अपने ऊपर लानत भेजी। नई मुसीबत में फंस गई थी। अब पूरा दिन इसके सामने बैठना पड़ेगा। इसकी नजरें बर्दाश्त करना कहाँ आसान था, मगर वो फैसला कर चुका था और उसके फैसले बदलना हुमैरा के बस में नहीं था। मगर वो नजरों के मानी अच्छी तरह समझ रही थी। कंपनी में काम करते उसे 1 महीना गुजर चुका था।
इस रात देर तक पलंग पर लेटकर वो खाली खाली नजरों से छत पर चलते पंखे को देखती रही। पेशगी तनख्वाह देने के बावजूद आलमगीर शाह ने वक्त पर तनख्वाह उसके अकाउंट में मुंतकिल कर दी थी। वो दफ्तर में उसकी हर चीज का इसी तरह ख्याल रखता था जैसे इसे किसी परेशानी में ना देख सकता हो। इसकी नर्म आवाज, मेहरबान आंखें, ये सब हुमैरा से ढका छुपा नहीं था। यही अदाएं दिखाकर शायद हर लड़की को अपनी जानिब रागिब करते हो तुम आलमगीर शाह, मगर इस बार माहीन नहीं हुमैरा है। मैं अपना इंतकाम लेकर रहूंगी। वो खुद को मजबूत करती वो करवट बदल कर सोने की कोशिश करने लगी थी। ये अलग बात के बंद आंखों में भी सिर्फ एक ही तस्वीर लहर रही थी। इस रोज मौसम सुबह से ही खराब था। दफ्तर आकर भी वो उलझी ही रही। चाय का कप मेज पर गिरा दिया। गलत फाइलें आलमगीर को मुलाकात के दौरान दी थीं। वो उसके चेहरे के उतार चढ़ाव का बागौर जायजा ले रहा था। क्या बात है मोहतरमा हुमैरा, क्या आपकी तबीयत ठीक नहीं है? इसके पूछने पर वो गुड़बड़ाई थी। नहीं, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। आपको ऐसा क्यों लगा? घबरा कर अपने चेहरे के तासुरात मामूल पर लाने लगी थी। अब उसे क्या बताती? इसकी मुश्किल कोई और नहीं बल्कि आलमगीर शाह खुद था। वो उससे इंतकाम लेने आई, लेकिन अब उसका अपना दिल उसके खिलाफ हो गया था। गहरी सांस लेकर वो दफ्तर से बाहर निकल आई। जब बाहर खिड़की से बरसती ताबड़तोड़ बारिश ने इसकी तवज्जो अपनी जानिब मबजूल करवाई। दफ्तर का वक्त खत्म होने वाला था। हुमैरा के चेहरे पर परेशानी फैली। इतनी तेज बारिश में घर कैसे जाऊं? उसने परेशानी से अपने माथे पर हाथ फेरा था। सब्ज आंखों में बेचैनी सी उभर आई। दाएं लब का कोना दांतों में दबाए वो खिड़की के पास चली आई थी। 5 बज चुके थे। दफ्तर का वक्त खत्म हो गया था। घर तो जाना ही था। गहरी सांस लेकर वो बैग उठाकर बाहर निकल आई। बाहर निकलते ही पानी की तेज बौछार ने इसे तेजी से भिगो दिया था। हुमैरा के औसान खता हुए। दूर दूर तक रिक्शा, टैक्सी, किसी चीज का नाम व निशान न था। वो पूरी तरह से भीग रही थी। डांसेस उसकी रगों में उतरने लगी। अब क्या करूं? परेशानी से लब कुचलते इसने मोड़ कर देखा और तब ही वो सिया रंग की गाड़ी इसके सामने आकर रुकी। बैठ जाओ जल्दी से, इससे पहले कि बीमार पड़ जाओ। खिड़की का शीशा नीचे करते आलमगीर शाह ने इसे आवाज लगाकर कहा था। हुमैरा एक पल के लिए बेजान रह गई। बेवकूफी मत करो। इस हालत में घर तक कैसे जाओगी? अब की बार वो जरा सख्त लहजे में बोला था। हुमैरा की आंखों में नमी उतरने लगी। न चाहते हुए भी गाड़ी का दरवाजा खोलकर उसके बराबर में बैठ गई थी। अंदर बैठते ही इसे आलमगीर शाह की पुरकशिश निगाहें अपने वजूद में उतरती हुई महसूस हुई। अब मुझे कुछ फासले पर किसी बस स्टॉप पर उतार दें जहां कोई शेड बना हुआ हो। मैं वहां नीचे बारिश रुकने का इंतजार कर लूंगी, वो नपे तले अंदाज में बोली थी। आलमगीर शाह चंद लम्हे तक उसकी समत देखता रहा और फिर इसने गाड़ी चला दी। मैं तुम्हें छोड़ सकता हूं या फिर तुम्हें मेरे साथ किसी किस्म का कोई खतरा है? वो संजीदा लहजे में पूछ रहा था। हुमैरा का दिल डूबने लगा। हथेलियों को आपस में मसलते वो खिड़की की तरफ रुख मोड़ गई थी। एक शादी करोगी मुझसे? आलमगीर शाह ने जैसे इसकी समातों पर कोई बम फोड़ा था। हुमैरा ने एक झटके से रुख मोड़कर उसकी समत देखा। इसकी निगाहों में मौजूद जज्बों से वो अनजान नहीं थी। वो जानती थी आज अकल ये पेशकश उसे जरूर करेगा। मैं तुम्हें खुश रखूंगा। मैं जानता हूं कि तुम्हारा कोई छोटा भाई नहीं है। तुम अपनी वालिदा के साथ अपने घर में रहती हो। शायद तुम्हें नौकरी की जरूरत थी इसलिए तुमने मुझसे झूठ बोला, लेकिन मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। इस संजीदा लहजे में कहते इसने गाड़ी चिल्लाते हुए ही इसका हाथ थाम कर अपने हाथ में ले लिया था। हुमैरा को यूं लगा जैसे इसका अपना दिमाग चकरा कर जमीन पर गिर जाएगा। वो उसे क्या बता सकती थी कि वो उसकी सगी बहन की मौत की वजह है। वो अपने भाई की फीस के लिए नहीं बल्कि अपनी बहन की मौत का इंतकाम लेने यहां तक पहुंची थी। क्या वो सब कुछ जानता था या वो सिर्फ एक मेहरबान शख्स था जिसको देखकर इसका दिल डूब रहा था? हुमैरा ने बेयकीनी से आलमगीर की तरफ देखा।
इसकी आंखों में वाकई इसके लिए सच्चा प्यार नजर आ रहा था। हुमैरा ने एक लम्हे के लिए सोचा, ये शायद इसका इंतकाम है कि इसने इसे अपनी मोहब्बत में फंसा लिया। मगर क्या ये प्यार था या इसके दिल की आवाज थी? उसने नहीं जाना। क्या ये सब कुछ मंसूबाबंदी से हो रहा था या वो खुद ही इसके पास चला गया था? हुमैरा को अब कोई फर्क नहीं पड़ता था। अब वो इसके लिए बेमानी थी। क्या ये इंतकाम का हिस्सा था या वो एक और गलती कर रही थी? हुमैरा का जहन काम नहीं कर रहा था। इसकी जिंदगी में अब बस एक ही शख्स था जिससे वो नफरत करती थी। अब उसे इससे नफरत थी। क्या मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी? दिल ही दिल में हुमैरा खुद से पूछती रही। मुझे पता है तुम मेरी बहन की कातिल हो, वो यही कहने के लिए यहां आई थी, मगर वो अपने दिल की बात न कह सकी। वो सिर्फ खामोश रहकर उसकी तरफ देखती रही। मैं नहीं जानता मैं तुम्हारे साथ क्या करूं, उसने आलमगीर शाह से कहा। मैं तुमसे कुछ नहीं ले सकती, उसने एक लम्हे के लिए सोचा। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। आलमगीर शाह की आंखों में मायूसी फैल गई। उसने गाड़ी रोकी। मैं ये नहीं कर सकता, वो गुस्से से बोला था। तुम एक बार फिर मुझे ये कहने के लिए यहां आई हो। मैं जानता हूं तुम मेरी बहन की वजह से यहां आई हो, उसने हुमैरा से कहा। हुमैरा हैरान हुई। क्या वो सच कह रहा था? तुम्हें कैसे पता? वो पूछने लगी थी। मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा, उसने हुमैरा से कहा। अब तुम यहां से जा सकती हो। हुमैरा को यूं लगा जैसे इसकी जिंदगी में कुछ भी बाकी नहीं रहा। वो सब कुछ खो चुकी थी, एक बहन, एक बाप और अब उसकी अपनी मोहब्बत। वो खामोश खड़ी रही और उसकी तरफ देखती रही। फिर इसने गाड़ी का दरवाजा खोला और बाहर निकल गई। वो खामोशी से सड़क पर खड़ी रही। बारिश इसके चेहरे पर गिर रही थी। वो खामोश खड़ी थी। गाड़ी को बारिश में खड़ा देखकर हुमैरा ने बेयकीनी से पलकें झपकाएं। वो सोच भी नहीं सकती थी कि आलमगीर उसके इतने करीब है और उसने आज तक इस पर कोई शक भी नहीं किया था। एक गहरी सांस लेकर इसने अपना दिल मजबूत किया और दरवाजा खोलकर बाहर कदम रखा। बारिश में भीगते हुए वो खामोश खड़ी रही। इसकी आंखों में आंसू आ चुके थे जो बारिश के कतरों में छप गए। इसके अंदर एक अजीब सी कश्मकश जारी थी, नफरत और मोहब्बत के दरमियान एक जंग। वो अब तक इसे माहीन का कातिल समझती थी, लेकिन अब उसे ये भी यकीन हो चुका था कि वो इसके लिए कुछ ज्यादा ही महसूस करता है। हुमैरा, इस बारिश में कहाँ जा रही हो? एक मजबूत हाथ इसके कंधे पर आकर रखा। उसने सर उठाया और देखा, आलमगीर उसके पीछे खड़ा था। इसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। तुम यहां क्यों आए हो? हुमैरा ने उसे गुस्से से देखा। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता, इसने आहिस्ता से कहा और इसका हाथ थाम लिया। वो मैं अब तुमसे कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहती। हुमैरा ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, मगर उसकी गिरफ्त मजबूत थी। हुमैरा, तुम मेरा हाथ क्यों नहीं छोड़ रही हो? वो इसकी आंखों में देखता हुआ पूछने लगा। मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, उसने अपने आंसुओं को छुपाने की कोशिश की। तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं, वो उसकी आंखों में झांकता रहा। तुम्हें सिर्फ मेरी तरफ देखना है। हुमैरा को यूं लगा जैसे इसका दिल फट जाएगा। इसके दिल में बहुत कुछ था जो वो कहना चाहती थी। मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हारी मोहब्बत के काबिल हूं। तुम्हें किसी और की मोहब्बत की जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ मेरी मोहब्बत की जरूरत है। वो आहिस्ता से इसके गाल को छूने लगा। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। हुमैरा ने एक लंबी सांस ली और उसकी आंखों में देखा। तुम क्यों हो मेरे पीछे? मैं तुम्हें खुश रखना चाहता हूं, वो कहने लगा। मैं तुम्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहता हूं। मैंने तुम्हें कभी नहीं बताया कि मैं कौन हूं। हुमैरा की आवाज कांपने लगी। मैं जानता हूं तुम कौन हो, वो मुस्कुराया। तुम माहीन की बहन हो। हुमैरा ने बेयकीनी से उसे देखा। तो तुमने मुझे क्यों रखा? मैं जानता था तुम इंतकाम लेने आई हो, वो हंसा। लेकिन मैं जानता था कि तुम ऐसा नहीं करोगी। हुमैरा का दिल धक से रह गया। वो अपने अंदर की जंग को बाहर निकालने लगी। क्या तुमने मेरी बहन को मारा? उसने पूछा। मैंने इसे नहीं मारा, वो मुस्कुराया।
اس نے خود کو مارا ہے، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ حمیرہ غصے سے چیخی، وہ میری کمپنی میں کام کرتی تھی، میں نے اسے بہت کچھ دیا، وہ کہنے لگا۔ لیکن وہ خوش نہیں تھی، تم اس کے ساتھ کیا کرتے تھے؟ حمیرہ نے آنکھوں میں آنسو لائے۔ میں اسے پسند کرتا تھا، اس نے آہستہ سے کہا، لیکن وہ کسی اور سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ تم نے اسے دھوکہ دیا۔ حمیرہ نے کہا، میں نے اسے کچھ بھی نہیں کیا، وہ کہنے لگا۔ اس نے مجھ سے مدد مانگی تھی اور میں نے اسے دی تھی۔ حمیرہ خاموش ہو گئی، اس کے دماغ میں کوئی بھی بات نہیں آ رہی تھی، وہ صرف اس کی طرف دیکھتی رہی۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، اس نے کہا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، وہ اس کا ہاتھ تھامنے لگا۔ تمہیں یہ جاننے کی ضرورت ہے۔ حمیرہ نے اس کے ہاتھ کو تھام لیا اور اس کی طرف دیکھتی رہی۔ تو پھر ماہین نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے یہ سب کچھ اس لیے کیا کیونکہ وہ خوش نہیں تھی، وہ آہستہ سے کہنے لگا۔ اس نے اپنے والدین کو بہت کچھ دیا، تو تم اسے کیوں دھوکہ دیتے تھے؟ حمیرہ نے آنکھوں میں آنسو بھر لیے۔ میں اسے دھوکہ نہیں دیتا تھا، وہ کہنے لگا۔ وہ میری دوست تھی، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ حمیرہ غصے سے کہنے لگی، میں سچ کہہ رہا ہوں، وہ آہستہ سے کہنے لگا۔ تمہیں یہ جاننے کی ضرورت ہے۔ حمیرہ خاموش ہو گئی، اس کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے جو بارش کے قطروں میں چھپ گئے۔ مجھے یقین نہیں آتا، اس نے آہستہ سے کہا۔ تمہیں یقین نہیں کرنا، وہ اس کا ہاتھ تھامے کہنے لگا۔ تمہیں صرف میری طرف دیکھنا ہے۔ حمیرہ نے اس کے ہاتھ کو تھام لیا اور اس کی طرف دیکھتی رہی۔ کیا میں تمہارے ساتھ رہ سکتی ہوں؟ تمہیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ میں تمہیں خوش رکھوں گا، وہ کہنے لگا۔ حمیرہ مسکرائی اور اس کی طرف دیکھتی رہی۔ میں تمہیں یقین نہیں کرتی، تمہیں یقین نہیں کرنا، وہ آہستہ سے کہنے لگا۔ تمہیں صرف میری طرف دیکھنا ہے۔ حمیرہ مسکرائی اور اس کی طرف دیکھتی رہی۔ میں تمہیں پیار کرتی ہوں، اس نے کہا۔ عالمگیر مسکرایا اور اس کے چہرے کو چھونے لگا۔ میں تمہیں پیار کرتا ہوں، اس نے کہا۔ حمیرہ خاموش ہو گئی، اس کے دل میں کوئی بھی بات نہیں آ رہی تھی، وہ صرف اس کی طرف دیکھتی رہی۔ کیا میں تمہارے ساتھ رہ سکتی ہوں؟ اس نے پوچھا۔ تمہیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ میں تمہیں خوش رکھوں گا، وہ کہنے لگا۔ حمیرہ نے اس کے ہاتھ کو تھام لیا اور اس کی طرف دیکھتی رہی۔ میں تمہیں پیار کرتی ہوں، اس نے کہا۔ عالمگیر مسکرایا اور اس کے چہرے کو چھونے لگا۔ میں تمہیں پیار کرتا ہوں، اس نے کہا۔ حمیرہ خاموش ہو گئی، اس کے دل میں کوئی بھی بات نہیں آ رہی تھی، وہ صرف اس کی طرف دیکھتی رہی۔ کیا میں تمہارے ساتھ رہ سکتی ہوں؟ اس نے پوچھا۔ تمہیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ میں تمہیں خوش رکھوں گا، وہ کہنے لگا۔ حمیرہ نے اس کے ہاتھ کو تھام لیا اور اس کی طرف دیکھتی رہی۔ میں تمہیں پیار کرتی ہوں، اس نے کہا۔ زندگی ایک ایسے دریا کی مانند ہے جو کبھی رکتا نہیں، چاہے راستے میں کتنی ہی چٹانیں آ جائیں۔ ہم میں سے ہر کوئی ایک الگ کشتی میں سوار ہے اور ہمارے ہاتھ میں اس کشتی کی ڈور ہے۔ ہم اپنی منزل کا تعین خود کرتے ہیں، چاہے وہ ساحل سکون ہو یا طوفانی سمندر۔ آپ کے پاس ہمیشہ یہ طاقت ہے کہ آپ اپنی کہانی کو اپنی مرضی کے مطابق موڑ دیں۔ ماضی کی ناکامیوں کو اپنی کمزوری نہ بنائیں، بلکہ انہیں اپنی کامیابی کی سیڑھی سمجھیں۔ یاد رکھیں، آپ کی قیمت اس سے نہیں لگتی کہ آپ کتنی بار گرے، بلکہ اس سے لگتی ہے کہ آپ کتنی بار گرنے کے بعد اٹھے اور آگے بڑھے۔ آپ کے اندر وہ قوت چھپی ہے جو ناممکن کو بھی ممکن بنا سکتی ہے۔ آج ہی اپنے دل میں تبدیلی کا بیج بون اور اسے یقین اور محنت کے پانی سے سینچیں۔ آپ کی زندگی کا بہترین حصہ ابھی آنا باقی ہے۔